जेन जी, द मोस्ट फेमस और बदनाम जनरेशन। अक्सर लोग कहते हैं कि जेन जी फोन एडिक्ट है, रील्स एडिक्ट है और लेजी है, लेकिन इसी सो कॉल्ड लेजी जनरेशन ने नेपाल के पूरे सिस्टम को हिला दिया। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एक पूरा जनरेशन अपने ही देश के सरकार के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें कई मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ा, यहाँ तक कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन सवाल ये है कि एक सोशल मीडिया बैन इतना बड़ा रिवॉल्यूशन कैसे बन गया। तो आइए समझते हैं बिल्कुल डिटेल में। 4 सितंबर 2025 को ओली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर ये था कि नेपाल में 26 सोशल मीडिया ऐप्स बैन किए जाएंगे, जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब और भी कई ऐप्स। उन्होंने रीज़न दिया कि इन ऐप्स ने गवर्नमेंट के साथ अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह नेपाल का यूथ और जेनजी अच्छे से समझ चुका था। ये एक डायरेक्ट अटैक था उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, क्योंकि सोशल मीडिया जेनजी के लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि वॉइस, प्रोटेस्ट और रियलिटी एक्सपोज करने का एक जरिया है। और इसीलिए उन्होंने इस ऑर्डर को उनके मुंह पर ताला लगाने की कोशिश माना। ये तो सिर्फ एक चिंगारी था, असली गुस्सा तो जेनजीज के अंदर पहले से ही बिल्डअप हो रहा था। एंड द रीजन इज नेपोटिज्म, करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट। नेपोटिज्म, नेपाल की पॉलिटिक्स फैमिली बेस्ड है। मिनिस्टर्स अपने रिलेटिव्स को जॉब्स और हाई पोस्ट देते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। करप्शन, हर सेक्टर में करप्शन घुसा हुआ है। एक छोटी सी गवर्नमेंट सर्विस के लिए भी पैसा देना पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ पढ़ता है, डिग्री लेता है, लेकिन जॉब्स मिलती ही नहीं। या तो माइग्रेशन करना पड़ता है या फिर घर बैठना पड़ता है। और ये सब एक पूरे जनरेशन के लिए फ्रस्ट्रेशन और एंगर का रीज़न बन गई। और ऊपर से उन्होंने सोशल मीडिया बैन कर दिया। मतलब उनका फ्यूचर तो उनसे छीन ही लिया, लेकिन उनकी आवाज़ को भी म्यूट करने की कोशिश की। उस टाइम सोशल मीडिया पे हैशटैग नेपो किड बहुत वायरल हो रहा था। एक तरफ मिनिस्टर्स के बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, लग्जरी कार्स में घूम रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं और अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल्स को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आम नेपाली यूथ के लिए सर्वाइवल भी मुश्किल है। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, हेल्थ केयर कोलैप्स। और जब इतना बड़ा डिफरेंस पोस्ट और रील्स के थ्रू बाहर आया तो जेनजीज का गुस्सा और भी ज़्यादा फूट पड़ा। और तब उन्होंने बोला कि हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस और दुख, और इन नेपो किड्स के लिए लग्जरी और प्रिविलेज। बैन के तुरंत बाद यूथ सड़कों पे आ गए। काठमांडू, ललितपुर, पोखरा जैसे बड़े सिटीज़ में हजारों यूथ और जेनजीज ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। पहले प्रोटेस्ट बहुत ही पीसफुल था, स्लोगन्स, प्ले कार्ड्स और पीसफुल मार्च। लेकिन गवर्नमेंट की ब्रूटल एक्शंस की वजह से ये वायलेंट हो गया। पुलिस ने टीयर गैस, कैनन्स, इवन लाइव बुलेट्स तक का यूज़ किया, जिसकी वजह से 19 से ज़्यादा यूथ्स मारे गए, 400 से ज़्यादा यूथ्स घायल हो गए। और ये डेथ एक टर्निंग पॉइंट बन गया कि प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गया, ये एक बैटल बन गया अगेंस्ट करप्ट सिस्टम। जब प्रोटेस्ट और वायलेंस बढ़ता गया तो मिनिस्टर्स पर प्रेशर आने लगा और कई मिनिस्टर्स ने रेजिग्नेशन दे दिया। सबसे पहले रमेश लेखक, होम मिनिस्टर, ने रेजिग्नेशन दिया। उसके बाद रामनाथ अधिकारी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ने बोला कि अब मैं और चुप नहीं रह सकता और उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। फिर वाटर सप्लाई मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, यूथ एंड स्पोर्ट मिनिस्टर, सब ने रिज़ाइन कर दिया। इवन असीम शाह ने भी रेजिग्नेशन दे दिया। और आखिर में जब प्रेशर अनबियरेबल हो गया तो नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को भी रिज़ाइन करना पड़ा। यहाँ चाइना का भी एक बहुत बड़ा रोल है। ओली गवर्नमेंट को हमेशा से प्रो चाइना बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, लोन्स और कई इंफ्रास्ट्रक्चर भी साइन अप किए हुए थे। बहुत लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया बैन अप आइडिया भी चाइना के इंटरनेट सेंसरशिप सिस्टम से इंस्पायर्ड था। और जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था तो चाइना ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि नेपाल को अपना ऑर्डर वापस ले लेना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली ओली गवर्नमेंट को सपोर्ट और यूथ की डिमांड पे साइलेंस। और यूथ ने इस चीज़ को एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस माना कि सरकार हमारी फ्रीडम को ख़त्म कर रही है और चाइना के इन्फ्लुएंस में चल रही है। अभी गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया है, ओली भी रिज़ाइन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि यूथ के कुछ क्लियर डिमांड्स हैं। सबसे पहले प्रोटेस्ट में मरने वाले यूथ्स के लिए जस्टिस, करप्शन और नेपोटिज्म को ख़त्म किया जाए और पुलिस ब्रुटैलिटी पे एक्शन लिया जाए और सबके लिए जॉब्स और फेयर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो। मतलब ये मूवमेंट अब सिर्फ बैन रोल बैक नहीं बल्कि एक यूथ रिवॉल्यूशन बन चुका है। इस प्रोटेस्ट ने नेपाल का असली सच पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है।
एक करप्ट और सेल्फिश पॉलिटिकल सिस्टम जो सिर्फ अपने फैमिली और पावर के लिए काम करता है। एक ब्रोकन सिस्टम जिसमें आम यूथ के लिए ना ही जॉब्स हैं और ना ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। और एक फॉरेन पावर चाइना जो बैकग्राउंड में अपना कंट्रोल जमाना चाहता है। जेनजी ने ये प्रूव कर दिया कि उनके पास सिर्फ मोबाइल्स और रील्स ही नहीं है बल्कि रिवॉल्यूशन भी है। ओली गया, बैन्स हट गए, लेकिन सवाल ये है कि नेपाल का करप्ट और चाइना इन्फ्लुएंस सिस्टम कभी बदलेगा या हर जनरेशन को बार बार अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।